हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा न्यू टॉपिक है विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देते हैं। देखो, अणुसंख्यक गुण इसका मतलब है जो अणुओं की संख्या के हिसाब से निकाले जाए। किसी अणु की संख्या ले सकते हो आप या मोलों की संख्या ले सकते हो। तो हम कहेंगे किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो उसमें विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या या विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो गुण क्या कहलाते हैं, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म के नाम से जाने जाते हैं। डेफिनेशन सुनना, किसी भी विलयन के वह गुणधर्म, वो सभी गुणधर्म जो उस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। क्लियर। अब देखो, विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाष्प, यहाँ पर विलायक होता है, शुद्ध विलायक पदार्थ होता है। जब उसमें विलेय डालते हो तो विलयन बनता है। तो उस विलायक पदार्थ के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा हिमांक का उन्नमन। और फोर्थ आता है आपके पास परासरण दाब। अब इसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। ध्यान से समझना, आप कोई विलायक है, उसका वाष्प दाब कितना है। पहली चीज तो यहाँ टॉपिक में देखो, विलायक के वाष्प दाब यानी कि विलायक का वाष्प दाब क्या होगा। अभी जस्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक बंद पात्र लो, बंद पात्र में आप द्रव विलायक को आप गर्म करो तो वाष्प में बदलेगा, वाष्प वापस ठंडी होकर द्रव में आएगी, साम्यावस्था आ जाएगी। उस साम्यावस्था पर द्रव पदार्थ की वाष्प के द्वारा उस द्रव की सतह पर गिरते समय डाला गया दाब क्या कहलाता था, उस द्रव विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा। तो वो तो वाष्प दाब है का अपेक्षित अवनमन। अपेक्षित अवनमन का मतलब है वहां अवनमन, अवनमन शब्द आ रहा है, अपेक्षित तो हम अलग पढ़ेंगे। अवनमन का मतलब है घट जाना, यानी कि जो शुद्ध विलायक पदार्थ है उसका वाष्प दाब जितना भी था वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये भी क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। और इसे हम द्रव विलयन का वाष्प दाब के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान से समझना, आप जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, जैसे माना कि आप पहले तो जल ले लीजिए, यहां समझा देता हूं मैं आपको, तब आपके समझ में आएगा अच्छे से। और ये यहां पर मैंने क्या भर दिया, इसमें जल भर दिया। देखो, ये जल क्या है, एक प्रकार से शुद्ध विलायक है। तो हम यहां क्या कह देंगे, विलायक है। विलायक कौन सी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में हमारे पास जल, किसी प्रकार की कोई चीज मिलावट नहीं है, तो शुद्ध अवस्था में विलायक है। अब आप जानते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको गर्म करोगे तो ये क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो वाष्प में यहाँ जाके जम जाएगी, जमेगी नहीं जमेगी, जमेगी ना। अब ये वाष्प वापस ठंडी होकर गिरेगी तो क्या हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित। जब ये वाष्प ठंडी होकर द्रव की सतह पर गिरेगी तो दाब तो लगेगा ना द्रव की सतह, वही तो वाष्प दाब है। तो इसका वाष्प दाब माना कि 10 था, 10 कुछ भी मान लो, 10 संख्या में अपन समझने के लिए बात करें। अब इस शुद्ध विलायक में आप क्या कर दो, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दो। तो इसमें आप क्या डाल रहे हो, देखो इसमें मिला रहे हैं अपन अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या कर दो, मिला दो। तो ये प्लस लगा दूं, दोनों मिल जाएगा। जब अवाष्पशील विलेय को आप यहां पर विलायक में मिलाओगे तो आपको ये अच्छे से पता है क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। बन गया। अब ध्यान दो, आप ये अवाष्पशील विलेय को जैसे इसमें मिलाओगे, इसमें तो पहले तो क्या था, इसकी सतह पर केवल वाष्पित होने वाले द्रव पदार्थ के विलायक के ही क्या थे, कण उपस्थित थे, यहाँ पर अणु उपस्थित थे। लेकिन अब अवाष्पशील विलेय से आप पत्थर ही ले लो, कांच ले लो, उसको चूर्णित कर दो। कांच को आप गर्म करते हो तो वाष्पित होगा क्या, नहीं होगा ना। तो कोई अवाष्पित जैसे पत्थर, रेत या कोई भी, उसको चूर्णित कर लो अच्छे से और इसमें घोल दो, विलयन तो बन गया। परंतु आप जानते हो इस सतह पर कुछ स्थान पर वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ के कण भी आ जाएंगे। आ गए, ये अवाष्पशील विलेय के कण आ गए। अब कुछ कण आ जाएंगे तो पहले की तुलना में इस सतह पर क्या हो गया, विलायक जो था यहाँ पर शुद्ध, उसकी मात्रा कम हो गई। कम हो गई तो अब यहाँ पर ये तो वाष्पित होने वाले नहीं है, अवाष्पशील है, क्योंकि अब वहां पर विलायक की जगह कम रहेगी तो विलायक पदार्थ क्या होगा, कम वाष्पित होगा। जब कम वाष्पित होगा तो अब ये जो विलयन है टोटल मिलकर बन रहा है, कम वाष्पित होगा तो वाष्प कम बनेगी, तो वापस ठंडी भी कम होगी तो दाब भी कम डालेगी। तो यानी कि यहाँ पर जो विलयन बना उसका वाष्प दाब क्या होता है, यहाँ पर विलायक की तुलना में कम हो जाता है। यानी कि PS विलयन का वाष्प दाब घट जाएगा, कम होगा, किससे, P यहाँ पर विलायक से
विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अब आप समझना, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा क्लियर। जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम क्या करते हैं, शुद्ध विलायक पदार्थ में मिलाते हैं। अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो हमें पता है दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक विलयन का निर्माण करते हैं। लेकिन इस विलयन का वाष्प दाब जो बना है, उस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में घट जाता है। कैसे घटेगा, पहले की तुलना में घट जाता है। क्यों घटता है, कारण देंगे हम। क्योंकि क्या होता है, अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर यहाँ पर विलायक की जगह पर क्या होता है, कुछ स्थान उसके कण ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वो वाष्पित नहीं हो पाते और विलायक का वाष्पित होने की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्थान नहीं मिलने के कारण। फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर वाष्प कम बनती है तो द्रव की सतह पर डाला गया दाब भी कम हो जाता है। यानी कि विलयन का वाष्प दाब यहाँ पर क्या होता है, शुद्ध विलायक की तुलना में घट जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विलायक के वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्योंकि विलायक तो था ही सही, पहले विलायक ही वाष्पित होगा बाद में भी, तो उसका पहले की तुलना में अब क्या होगा, वाष्पित होने की दर कम हो जाएगी तो वाष्प दाब भी घट जाता है। एक बार और बता देता हूं आपको, क्योंकि अगर आपको यही प्रॉब्लम रहेगी तो पूरे डेरिवेशन में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। तो ध्यान दो, कोई अवाष्पशील विलेय ये वाष्पित नहीं होगा। अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम क्या कर देते हैं, कणों को शुद्ध विलायक जैसे जल में आप क्या कर दो, मिला दो। तो मिलाने पर आपको पता है विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, विलयन प्राप्त होता है। लेकिन इस बनने वाले विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, इस शुद्ध विलायक की तुलना में क्या होता है, कम प्राप्त होता है। क्योंकि जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो सतह पर क्या होते हैं, इसके कुछ कण उपस्थित हो जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, सतह पर रिक्त स्थान कम रहते हैं विलायक के लिए, तो ये वाष्पित कम हो पाएगा। वाष्पित कम होता है तो यहाँ पर क्या होगा, वाष्प दाब भी घट जाता है। इसी घटने की जो घटना है यहाँ पर वाष्प दाब में कमी आने की घटना है, इसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन के नाम से जानते हैं। अपेक्षित नहीं, केवल अवनमन के नाम से जानते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं आगे। माना हम बात कर लेते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो मानना ही पड़ेगा सब कुछ। माना कि शुद्ध विलायक जो भी आपने लिया है जल, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आपने कितना मान लिया, P, तो वाष्प दाब हो जाएगा। और शुद्ध विलायक है तो इसको 0 मान लो, शुद्धि को P0। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना मान लिया, P0। टोटल विलयन का वाष्प दाब, जब विलयन में क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ मिला दिया, विलयन का वाष्प दाब। अब जब विलयन बन गया तो उसका घट जाता है, उस विलयन के वाष्प दाब को मैं मान लूं PS। S का मतलब सॉल्यूशन विलयन और P का मतलब वाष्प दाब। अब देखो विलयन का वाष्प दाब हो गया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया। अब वाष्प दाब में कमी कितनी आई शुद्ध विलायक के में, तो यहां पर हम लिख देंगे वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन कितना हो जाएगा, देखो शुद्ध विलायक का तो कितना था, ज्यादा था, तो शुद्ध विलायक का ये अधिक है P0। इसमें से क्या कर दो आप, विलयन का घट गया, कम हो गया वाष्प दाब, तो विलयन को घटा दो आप। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से क्या कर दोगे आप, अधिक वाला दाब था जिसमें से विलयन के को घटा दो, तो दोनों का अंतर आपके पास आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब में आय भी कमी हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक। तो ये तो हमारे पास वाष्प दाब में अगर वो अवनमन पूछता है तो यहाँ तक डिटेल थ्योरी लिख के अपन को यहाँ तक छोड़ देना है। अब वो कहे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन समझाओ, तो आपके पास देखो उसको समझाने के लिए भी आगे बढ़ते हैं हम। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होता क्या है, टॉपिक है, टॉपिक को मैं यहाँ सूत्र के रूप में लिख देता हूँ, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। देखो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन हम किससे कहेंगे, किसी भी यहाँ पर जो विलयन है, विलयन में यहाँ पर वाष्प दाब में जो कमी आई है, उस वाष्प दाब में कमी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। तो ये वाष्प दाब का अवनमन तो क्या है, P0 माइनस PS। और इसमें भाग दे दो आप किसका, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन आ जाएगा। तो देखो डेफिनेशन कैसे बनेगी, किसी भी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस PS हो जाएगा, तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, यहाँ पर वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक अपेक्षित अवनमन भी आपके कंप्लीट हो गए। अब देखो इसका हम डेरिवेशन उत्पन्न करते हैं। डेरिवेशन में हमें क्या करना है, यहाँ पर डेरिवेशन में हमें देखो
यहाँ पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, यानी कि आपने जो विलयन बनाया है उसमें विलेय कौन मिला है? अवाष्पशील मिला है। तो उसके लिए राउल्ट का नियम वो आपसे पूछ लेता है। राउल्ट का नियम वही है, यही नियम ये जो इसको समझाने के लिए राउल्ट वैज्ञानिक ने दिया है ये, इसलिए राउल्ट का नियम हो जाएगा। तो अवाष्पशील विलेय को जब विलयन में आप मिलाओगे तो उसके लिए राउल्ट का नियम क्या होगा, यानी कि अपेक्षित अवनमन क्या होगा उसको समझना है। और ऐसा का ऐसा ही हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें विलेय पदार्थ को अब वाष्पशील मिलाओगे आप, अवाष्पशील नहीं बल्कि वाष्पशील मिलाओगे। तो पहले तो अपन अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ लेते हैं इसी के लिए। तो देखो यहाँ पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम वो कहता है किसी भी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम में P0 माइनस PS अपॉन P0। ये क्या है आप समझो अब टर्म्स को, थ्योरी आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। किसी भी विलयन का वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन। ये रहा, किसी विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन उस विलयन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ मिलाया आपने वाष्पशील विलेय पदार्थ उसके मोल अंश के क्या होता है? बराबर होता है। तो x तो क्या है? मोल अंश, और किसका? जो अवाष्पशील विलेय मिला है उसके मोल अंश के क्या होता है? बराबर होता है। ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम डिब्बे में बंद कर देते हैं क्योंकि यहीं से हमारी क्या होगी? ये नियम कहता है। ये इतना सा अगर एक नंबर में पूछे तो अब देखो कभी कभार क्या होता है डेरिवेशन ही पूछ ले वो पूरा, तो अपन को आगे आना चाहिए। एक बार समझ लेना, किसी भी विलयन में वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, सूत्र लिख दिया अपन ने, क्या होता है? उस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल अंश के क्या होता है? बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं? अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम के नाम से जानते हैं। अब चूंकि आप ये अच्छे से जानते हो, यहां पर देखो इधर x क्या है? मोल अंश है। मोल अंश है तो अब यहां पर देखो आप विलेय और विलायक और विलयन सभी के लिए बात कर सकते हो। माना कि देखो यहां विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को तुम्हें Na मान लो, ये तो Na तो क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। दूसरा देखो मैं Nb ले लेता हूं, B नाम का कोई विलायक है तो विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी यहां पर। तो विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब ध्यान दो, यहां पर हम जानते हैं किसी भी पदार्थ का मोल अंश निकालना है आपको। तो मोल अंश मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, क्या कहा था? किसी विलयन के कुल मोलों में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोल अंश कहलाती है। ये होता था। तो यहाँ पर x विलेय यानी कि विलेय का मोल अंश आप कैसे निकालोगे? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, दोनों का अनुपात क्या कहलाता था? यहाँ पर विलेय का मोल अंश। आ गया, हमने आगे पढ़ा था। अब देखो ये जब हमने पढ़ी लिया तो इस मान को मैं कहाँ रख दूं? यहाँ पे रख दूं। तो क्या आ जाएगा आपके पास? P0 माइनस PS अपॉन P0, और विलेय के मोल अंश की जगह आप क्या लिख दोगे? Na अपॉन Na प्लस Nb विलेय के मोल अंश, और यहाँ पर विलयन के मोल अंश। आ गया। अब देखो जो अगर विलयन आप अत्यधिक तनु, आपको पता है यहाँ पर राउल्ट का नियम किस पे लागू होता है? हेनरी का नियम भी उस पर अत्यधिक तनु विलयन पर लागू होता है। अगर विलयन ज्यादा ही तनु मान लें तो मैं यहाँ कंडीशन अप्लाई करता हूं अत्यधिक तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए अगर विलयन क्या हो? आपके पास बहुत ज्यादा तनु हो। तो तनु कब होगा? यानी कि एक टंकी तो आप क्या ले लो, भर के पानी ले लो, अब उसमें आप 2 दाने शक्कर के डाल दो। विलायक की सांद्रता पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। वहां पर विलेय तो घुल गया, परंतु विलायक तो वैसे का वैसा ही रहेगा, जलना तो उसकी मिठास में अंतर आएगा, ना कुछ आएगा। तो यदि विलयन क्या हो? अत्यधिक तनु हो। तनु कब होएगा? यानी कि विलायक की सांद्रता तो बहुत, वहां पे क्या है? तनु है, और विलेय जो पदार्थ आपने डाला है वो बहुत कम है, यानी कि विलयन तनु है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? Na, ध्यान देना, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास? Na का मान, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी उसमें? इज लेस देन Nb, यानी कि विलायक की तुलना में विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम होगी, तभी तो विलयन तनु होगा। यानी कि बाल्टी भर के पानी और विलेय के मोल शक्कर के 1 8 दाने, तो बहुत कम, 3 बार लेस देन लगाया अपन ने। हो गया। तो आप देखो इससे अपन क्या लिख सकते हैं?
तो यहाँ a का मान तो क्या है, नगण्य हो गया। तो हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, अतः इधर लिख देता हूं मैं, अतः Na प्लस Nb बराबर लगभग में हम क्या लिख सकते हैं, Na का मान तो नगण्य मान लिया अपन ने, इसका मान तो नगण्य मानकर अपन छोड़ देंगे। तो Na का मान जब हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो बचेगा क्या लगभग में हमारे पास Nb। तो दोनों का विलेन की कुल मोलों की संख्या को लगभग हम Nb के बराबर मान लेते हैं। मान रख दो तो देखो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू Na अपॉन, यहाँ के ये नहीं मानोगे, यहाँ विलेन के मानोगे, विलेन तनु है तो इस कंडीशन में यहाँ पर जब दोनों विलय और विलयक रहेंगे तो Na का मान नगण्य होगा, ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर B की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, दोनों का Nb बच जाएगा, हमने मान लिया। अब देखो आपके पास एक समीकरण आ गई जो बहुत काम किया आपके, क्या है, यदि आप विलायक के मोलों की संख्या कितनी मान लो, 1 मान लो। सुनो, इसका मान 1 कर दो आप, इसका मान 1 कर दोगे तो आप क्या बचा, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसके बराबर है, देखो Na विलय के मोलों की संख्या के बराबर है। बराबर को हटा दोगे समानुपाती भी आ सकता है यहाँ पे स्थिरांक की तरह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण, इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको मैं 2 दे देता हूँ, इसको मैं 3 दे देता हूँ, नंबर कुछ भी हो सकते हैं उसके हिसाब से आ जाएगी। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि यदि विलायक की मोलों की संख्या को 1 मान लिया जाए, यानी कि विलायक को 1 इकाई आयतन के रूप में लिया जाए, तो यहाँ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसके निर्भर करेगा, यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा। और हमने कहा था कि किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो विलय पदार्थ के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं, यहाँ पर अणुसंख्यक गुणधर्म। तो इससे स्पष्ट है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जब इकाई आयतन हो तो विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, समानुपाती या बराबर होता है उसके। तो ये क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म। क्लियर। अब देखो इसके अलावा अपन और बढ़ा सकते हैं, देखो हम यहाँ पर Na, चूंकि हम जानते हैं विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या होती है, विलय की ग्राम में मात्रा बटा उसका अनुपात। विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, कैपिटल W से लिख दो, विलायक की ग्राम में मात्रा बटा विलायक का अनुपात। मान इस समीकरण में रख दो आप, तो क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0। Na की जगह आप क्या लिखोगे, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अनुपात बटा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक की ग्राम में मात्रा बटा विलायक का अनुपात। इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। समीकरण 5 में विलय की ग्राम में मात्रा और उसका अनुपात, विलायक की ग्राम में मात्रा उसका अनुपात, और इनमें से अगर वो कोई भी चर दे सकता है आपको और एक को वो आपको न्यूमेरिकल के रूप में पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम या वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। क्लियर है यहाँ पर। तो ये तो हमारे पास तनु विलयनों के लिए होता है। अगर आप सांद्र विलयन लोगे तो ये नहीं लिख के अपन यही लागू हो जाएगा उसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।